नैनीताल के एक छोटे से गांव में राधिका अपनी चाची के साथ रहती थी। राधिका के चाचा गांव से दूर शहर में बिजनेस का काम करते थे, इसलिए वो कभी कभी ही घर आ पाते थे। राधिका के चाचा चाची का एक बेटा था जो हॉस्टल में रहता था और घर बहुत ही कम आता था। राधिका के चाचा बहुत अच्छे थे और वो राधिका को अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। जब भी कुछ दिनों के लिए उसके चाचा घर आते थे, तब तो राधिका की चाची निर्मला उनको दिखाने के लिए राधिका के साथ बहुत प्यार से रहती थी। लेकिन उनके जाने के बाद निर्मला राधिका से घर के सारे काम करवाती थी और छोटी छोटी बातों पर उसे मार भी दिया करती थी। जब भी किसी त्योहार में राधिका के चाचा उसके कपड़ों के लिए पैसे भेजते थे, तो निर्मला सारे पैसे खुद रख लेती थी और राधिका को कुछ भी नहीं दिलाती थी। राधिका बड़ी हो गई थी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। एक दिन राधिका निर्मला के पास जाकर कहती है, चाची 2 दिन बाद मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, लेकिन पहनने के लिए मेरे पास कोई भी अच्छे और नए कपड़े नहीं हैं। तो मैं क्या करूं? हक तो ऐसे जताती है जैसे ये घर इसके बाप का हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुझे कपड़े ला कर दूं। लेकिन चाचा जी तो आपको बहुत सारे पैसे देते हैं और आपको मुझे कपड़े दिलाने के लिए कहते हैं। अच्छा, तो अब तू मुझ पर नजर रखती है। तेरे चाचा घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे देते हैं, न कि तेरे कपड़े के लिए, समझ गई? चल जा यहाँ से, किचन में काम है वो जाकर कर। लेकिन चाची मैं क्या पहनूंगी? लड़के वालों के सामने ऐसे बनकर तो नहीं जा सकती हूँ ना। राधिका की बात को अनसुना करके निर्मला वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और राधिका को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। राधिका रोज के कपड़े पहनकर लड़के वालों के सामने चली जाती है। उसको देखकर लड़की की माँ बोलती है, अरे इस लड़की के पास तो पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं है। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मेरे सोसाइटी के लोग इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे और मेरा मजाक भी बहुत बनाएंगे। इतना बोलकर लड़के वाले चले जाते हैं। ये सब देखकर राधिका बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। एक तो चाची मुझे इस घर का हिस्सा भी नहीं समझती है और मेरी शादी भी नहीं होने देती है। ये चाहती है कि हमेशा इनके घर में मैं नौकरानी बनकर रहूं। सोचा था कि शादी हो जाएगी तो दूसरे घर में मैं हंसी खुशी रहूंगी, लेकिन चाची तो मेरी कहीं शादी भी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर मेरी शादी हो गई तो घर के काम कौन करेगा। नदी किनारे जाती हूँ, वहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। राधिका जब भी किसी बात से परेशान रहती थी तो नदी किनारे जाकर बैठ जाती थी। थोड़ी देर बाद राधिका उदास मन से नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी राधिका देखती है कि नदी में एक लड़की डूब रही है। लगता है ये लड़की गलती से नदी में गिर गई। अगर ये ज्यादा समय तक ऐसी ही रही तो ये मर जाएगी। मैं इसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद राधिका भी उस लड़की को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। बहुत मशक्कत के बाद राधिका उस लड़की को नदी से बाहर निकाल लेती है। तुम नदी के अंदर कैसे गई? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। तुम बहुत बहादुर और नेक हो। अब मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको, पहले मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? इस जगह पर तो कोई इंसान आता जाता नहीं है और मैं अक्सर तुम्हें यहाँ देखती हूँ। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता है, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए जब भी मैं परेशान होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। वैसे तुम यहीं रहती हो क्या? तभी वो लड़की परी के रूप में आ जाती है। मैं परी हूँ और ये नदी मेरी माँ ने बनाई थी। वो तो मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें परखने के लिए मैंने ये सब किया। वैसे तुम कह रही थी कि तुम परेशानी में यहाँ आती हो। आज तुम्हें किस बात की परेशानी थी? परी, मैं अपनी चाची से बहुत परेशान हूँ। वो ना ही मेरे से अच्छा बर्ताव करती है और ना ही कहीं मेरी शादी होने दे रही है। वो मेरी शादी इसलिए नहीं होने देती ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें मुफ्त की नौकरानी कहाँ से मिलेगी। जब भी मुझे कोई लड़के वाले देखने आते हैं तो वो मुझे कोई अच्छा कपड़ा खरीद कर नहीं देती है। मैं अपने रोज के साधारण कपड़े पहनकर लड़के वालों के सामने जाती हूँ और वो मुझे देखकर रिश्ता तय करने से मना कर देते हैं। सच में ये तो परेशान होने वाली बात है। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? कैसी राज की बात? इस नदी के अंदर मेरी माँ ने एक लहंगे का घर बनाया था। मैं जब भी किसी जरूरतमंद लोगों को देखती हूँ तो उनको लहंगे के घर में से एक लहंगा निकाल कर दे देती हूँ। अब लहंगे के घर के अंदर जाने की तुम्हारी बारी। तुम नदी के अंदर जाओ
और लहंगे के घर से एक लहंगा निकाल कर ले आना। राधिका नदी के अंदर जाती है और लहंगे के घर से एक लहंगा निकाल कर आ जाती है। तुम इस लहंगे से जो चाहो मांग सकती हो। राधिका परी को धन्यवाद करती है और लहंगा लेकर घर चली जाती है। लहंगे को अलमारी में छुपा कर रख देती हूँ, अगर चाची को पता लग गया तो वो ये लहंगा मेरे से छीन लेंगी। राधिका जादुई लहंगा अलमारी में छुपा कर रख देती है। अगले दिन राधिका के चाचा जी आते हैं। राधिका के चाचा जी उससे कहते हैं, राधिका, तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे ना, क्या हुआ? चाचा जी वो। राधिका बता ही रही थी, तभी उसकी नजर निर्मला पर जाती है। निर्मला गुस्से से राधिका की तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से राधिका अपने चाचा जी को सच्चाई नहीं बताती है। हाँ चाचा जी, लड़के वाले देखने आए थे, पर मुझे लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी पहला लड़का ही तो देखा था ना, और भी देख लेंगे। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इस तरह निर्मला के डर से राधिका जैसे तैसे बात संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद राधिका के चाचा जी शहर वापस चले जाते हैं। निर्मला राधिका से बोलती है, अच्छा हुआ जो उस दिन तूने अपने चाचा को कुछ नहीं बताया। अगर तूने बताया होता तो मैं उसी वक्त तेरी खाल उधेड़ देती। राधिका चुपचाप निर्मला की बातें सुन रही थी। मुझे आंखें फाड़ कर देख मत, मेरे लिए जंगल से मेहंदी के पत्ते लेकर आ। मैं घर का बनाया हुआ मेहंदी लगाना चाहती हूँ। राधिका निर्मला के लिए मेहंदी लेने चली जाती है। फिर से राधिका का जीवन पहले की तरह होने लगता है। तभी एक दिन निर्मला का पति उसे फोन करता है। निर्मला, राधिका को कल लड़के वाले देखने आएंगे। वो लड़के वाले बहुत अमीर है, इसलिए राधिका को अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है। निर्मला फोन रख देती है और खुद में बोलती है, नहीं, मैं इसे इतने अमीर घर में नहीं जाने दूंगी। इस नौकरानी की क्या औकात जो इसकी शादी इतने अच्छे घर में हो। उस घर में मैं अपने भाई की बेटी की शादी करवाऊंगी। इसे तो मैं अपनी नौकरानी बनाकर ही रखूंगी। निर्मला को खुद में बोलते हुए राधिका सुन लेती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो अपने कमरे में जाती है और सोचती है, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अब मैं परी का दिया हुआ लहंगा पहनकर लड़के वालों के सामने जाऊंगी। अगले दिन राधिका घर का सारा काम खत्म करके लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। निर्मला राधिका को देखती है। इतना तैयार होकर क्यों बैठी है? और तेरे पास ये इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? चाची, मुझे पता चल गया है, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुझे क्या लगता है मैं तुझे लड़के वालों के सामने जाने दूंगी? उस लड़के से मैं अपनी भाई की बेटी की शादी करवाऊंगी। लेकिन चाचा जी ने ये रिश्ता तो मेरे लिए भेजा है। निर्मला राधिका पर हाथ उठाने वाली थी, तभी लहंगे में से आवाज आती है, निर्मला, अगर तूने राधिका पर हाथ उठाया तो तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर निर्मला डर जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आते हैं। ना चाहते हुए भी निर्मला को लड़के वालों के सामने राधिका की बात करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद राधिका आती है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। राधिका, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तुम बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अब बस मुकेश भाई साहब से बात करनी है। अगले दिन मुकेश शहर से आता है और लड़के वालों से शादी की डेट फिक्स कर देता है। अगले ही महीने राधिका की शादी धूमधाम से हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ अब मेरी खड़ूस चाची से जान छूटी। चाचा जी बहुत अच्छे हैं। जब भी चाचा जी गाँव आएंगे तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। इस तरह राधिका अपनी शादी से बहुत खुश होती है। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। वो राधिका को बहुत प्यार करते थे। इस तरह राधिका के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। नेहा शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही होती है। नेहा, मुझे कंघा देना। नेहा सुमन की बातों को अनदेखा कर देती है और अपने बाल बनाती रहती है। नेहा, प्लीज कंघा दे दो ना। नेहा एक बार फिर सुमन को इग्नोर कर देती है, जिस पर सुमन नेहा के कंधे पर हाथ रखती है। नेहा जल्दी से सुमन का हाथ अपने कंधे पर से झटकते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे पापा ने कहा है ना मुझे हाथ मत लगाए कर, वरना मैं भी तेरी तरह सांवली हो जाऊंगी।
अपनी बेटियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर राकेश वहाँ पर आता है। नेहा राकेश को सारी बात बताती है, जिस पर राकेश सुमन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरी फूल जैसी बेटी से दूर रहा कर, वरना इसकी चांद जैसी खूबसूरती पर तेरे सावलेपन का दाग लग जाएगा। ऐसा कहकर राकेश नेहा को थप्पड़ लगा देता है। नेहा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। राकेश की 2 बेटियां थी, नेहा और सुमन। नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा चिट्टा, नयन नक्श सटीक, देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वहीं दूसरी ओर सुमन इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसका रंग बहुत ही सांवला था। राकेश और उसकी पत्नी गीता बहुत ही गोरे चिट्टे थे, इसलिए राकेश को अपनी बेटी सुमन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो उनके परिवार से मेल ही नहीं खाती, इसलिए वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और बात बात पर उसे डांटता और मारता भी था। आज फिर पापा ने नेहा की वजह से मुझे थप्पड़ मारा है। पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। नेहा बैठे बैठे टीवी देख रही होती है कि तभी उसे बिरयानी खाने का मन करता है और वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरा बिरयानी खाने का मन हो रहा है, क्या बिरयानी ले आएंगे? मेरी नेहा कुछ कहे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुमन वहाँ खड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, पापा तो बिरयानी लेने जा रहे हैं। आज मैं भी बिरयानी खाऊंगी, मेरा भी कितना मन था। इसके बाद जैसे ही राकेश घर लौटता है तो सुमन देखती है कि राकेश के हाथ में केवल एक ही बिरयानी का पैकेट है और वो उसे निकाल कर नेहा को दे देता है, जिससे सुमन का मन दुखी हो जाता है। फिर भी वो अपने पापा के पास जाती है। पापा मुझे भी बिरयानी खानी है। अपनी शक्ल देखी है, खुद तो सड़ी हुई भिंडी जैसी है और मैडम को बिरयानी खानी है। जा, रसोई में सूखी रोटी पड़ी होगी, वो जाकर खा। बेचारी सुमन रसोई में चली जाती है और सूखी रोटी खाने लगती है और यहाँ नेहा उसे चढ़ा चढ़ा कर उसके सामने बिरयानी खाती रहती है। उस घर में सुमन के साथ बहुत भेदभाव होता था। जहाँ नेहा को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था, वहीं सुमन सरकारी स्कूल में जाती थी। राकेश हमेशा नेहा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़कर आता था, जबकि सुमन नेहा और राकेश के पीछे पीछे चलती थी। ऐसी ही एक दिन जब वो दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देखती है तो उसके अंदर अपने पिता का प्यार पाने की इच्छा जागती है और वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर राकेश उसका हाथ झटकते हुए कहता है, अरे तुझे कितनी बार कहा है, मुझे या नेहा को हाथ मत लगाया कर। तुझे समझ नहीं आता क्या, सावली मनहूस कहीं की। ये सब सुमन के साथ अक्सर ही होता था। जब भी कोई सामान आता तो सबसे पहले नेहा को ही दिया जाता। कोई खाने का सामान आता तो वो भी नेहा को ही दिया जाता। कभी कभी गीता कुछ न कुछ बचा कुचा कर सुमन को दे ही दिया करती थी। गीता अपनी बेटियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी ये बात राकेश के मन में नहीं डाल सकती थी। एक दिन राकेश की माँ यानी नेहा और सुमन की दादी रमा उनके घर पर आती है। रमा सफर से थक कर सोफे पर बैठी होती है। नेहा भी वहीं खड़ी होती है, पर वो कुछ नहीं करती। लेकिन सुमन जल्दी से भागकर अपनी दादी के लिए पानी लेकर आती है। बात है, मेरी पोती नेहा तो आज और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। बचपन में तो ये सुंदर लगती थी, लेकिन लगता है बड़े होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही है। देख मेरी बेटी, मैं तेरे लिए गांव की सबसे टेस्टी चॉकलेट लाई हूँ। थैंक यू सो मच दादी, ये चॉकलेट तो बहुत बड़ी है। दादी, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई हो क्या? अरे तेरे चेहरे का तो रंग ही चॉकलेट जैसा है, तो क्या चॉकलेट खाएगी? जा जाकर अपनी माँ की रसोई में मदद करा। ये सब देखकर नेहा हंसने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। पहले तो केवल घर में राकेश ही नेहा और सुमन में भेदभाव करता था, पर अब उसकी दादी यानी रमा भी दोनों बच्चों में भेदभाव करने लगती है।
नेहा को अत्यधिक प्रेम और सुमन को अत्याचार मिलने लगता है। एक दिन राकेश अपनी माँ और दोनों बेटियों को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछली सीट पर होने के कारण सुमन और नेहा को तो कुछ नहीं होता, पर रमा और राकेश को काफी चोटें आती है। रमा और राकेश को देखकर तो नेहा अपना मुंह बना लेती है, पर सुमन दोनों के पास जाती है। नेहा, जल्दी इधर आओ, हमें इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, वहाँ खून है, मुझे खून बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं आऊंगी। इसके बाद सुमन खुद ही कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और फिर ऑटो रुकवाकर अपने पापा और दादी को अस्पताल पहुंचाती है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो लोग बेड रेस्ट करने लगते हैं। गीता अपनी दोनों बेटियों को अपने पति और सास की मदद के लिए उनके पास बिठाकर रसोई में चली जाती है, पर जहां सुमन उन दोनों का ख्याल रख रही होती है, वहीं नेहा अपने पापा के फोन में गेम खेल रही होती है। नेहा बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी सर में मालिश कर दे। पापा, अभी मैं लास्ट लेवल पर हूँ, मुझे मेरी गेम पूरी करने दीजिए, नहीं तो मैं आउट हो गई तो सीधा फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाऊंगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ से तेल गरम करवा कर लाती हूँ और आपके सर की मालिश कर देती हूँ, उससे आपका सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसके बाद सुमन हल्के गुनगुने तेल से अपने पिता के सर में अच्छे से मालिश करती है, जिससे राकेश का सर दर्द पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अगले दिन गीता रुई और पानी से भरे बर्तन को नेहा को देते हुए कहती है, बेटा नेहा, डॉक्टर ने इन दोनों के जख्मों को रोज साफ करने के लिए कहा है। तुम इस पानी और रुई की मदद से इनके जख्म साफ कर दो, जब तक मैं इन दोनों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। माँ, जख्म तो दिखने में बहुत ही गंदे होते हैं, नहीं, मैं नहीं कर सकती ये। कोई नहीं माँ, आप ये पानी और रुई यहीं रख दो, मैं दादी और पापा के जख्म साफ कर दूंगी और उन पर फिर दवा भी लगा दूंगी, इससे दोनों को आराम मिलेगा। इसके बाद सुमन राकेश और रमा दोनों के घाव साफ करके उन पर दवा लगा देती है। फिर अगले दिन नेहा राकेश के पास आती है और कहती है, पापा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट खरीदनी है। बेटा, मैं इतने दिन से बेड पर हूँ, काम पर नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी हो रहा है, ऐसे समय में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? क्या पापा, आप भी कैसे पापा हो, मुझे एक चॉकलेट तक नहीं दिला सकते, मुझे पैसे चाहिए बस। नेहा पैसे लेकर ही मानती है। सुमन भी वहीं खड़ी होती है। सुमन को देखकर राकेश कहता है, बेटा, तुझे भी चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। आज उस बिस्तर पर असहाय लेटे हुए राकेश और रमा दोनों को ही अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें अब पता चल चुका था कि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, अगर कुछ मायने रखता है तो वो इंसान के अंदर की सुंदरता। फिर धीरे धीरे सुमन की सेवा से उसकी दादी और राकेश बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो सुमन से उसके और नेहा के बीच भेदभाव करने के लिए माफी मांगकर उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद रमा सुमन को एक बड़ी सी चॉकलेट देती है। सुमन उस चॉकलेट का आधा हिस्सा नेहा को दे देती है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा तुम्हें चढ़ाया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मुझे अपना हिस्सा दे रही हो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझसे प्यार करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमन की ये इच्छा उसके अच्छे व्यवहार की वजह से पूरी हो जाती है। अब पूरा परिवार उसे प्यार करने लगता है और सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जादुई सोने और चांदी के फूल का घर। किसी गांव में राधिका नाम की एक गरीब और अनाथ लड़की रहती थी। राधिका का एक सौतेला भाई भी था जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। राधिका जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो चुकी थी
और अभी कुछ वक्त पहले कैंसर की वजह से उसके पिता की भी मौत हो जाती है। राधिका के पिता फूल बेचने का काम करते थे और उनके जाने के बाद राधिका भी अपना गुजारा चलाने के लिए फूल बेचने का काम शुरू कर देती है। एक दिन राधिका का सौतेला भाई अंकित अपने दोस्तों के साथ राधिका के पास आता है और उससे बोलता है, सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे। एक तो तू कोई काम करता नहीं है, ऊपर से हमेशा पार्टी के लिए पैसे मांगने आ जाता है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे बेवजह 1 भी रुपए नहीं देने वाली। अंकित का दोस्त उसे कहने लगता है, अरे अंकित, तू तो कह रहा था कि तेरी बहन तेरे से डरती है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तेरी बहन उल्टा तुझे ही धमकी दे रही है। हाँ अंकित, तेरे घर में तो तेरी एक पैसे की भी इज्जत नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। आज के बाद हम कभी भी अंकित से बात नहीं करेंगे। दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती देख अंकित को बहुत गुस्सा आता है। अंकित उसी वक्त राधिका को जोरदार तमाचा लगा देता है। तूने मुझे क्यों मारा? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दोस्तों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवाई है। आज मैं तुझे बहुत मारूंगा। इतना बोलकर अंकित राधिका को और भी पीटने लगता है। उसके बाद अंकित अपने दोस्तों से कहता है, अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा इस घर में किसका राज चलता है। हाँ अंकित, सच में तू बहुत बहादुर है। अब हमें तेरी बहादुरी का पता चल गया। अपने दोस्तों की झूठी तारीफ सुनकर अंकित बहुत खुश होता है। सुनो, आज पार्टी में जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सब मैं ही करूँगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुन अंकित के दोस्त खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद अंकित घर में जितने भी पैसे रखे थे सब लेकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी राधिका कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ रोती रह जाती है। मैं इतनी धूप में बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हूँ ताकि हमें ढंग का खाना नसीब हो सके, और ये हमेशा सारे पैसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। अगर इससे कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही पीटने लगता है। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सी चिड़िया नजर आती है। अरे, ये चिड़िया तो कितनी बड़ी है। आज से पहले तो मैंने कभी भी इतनी बड़ी चिड़िया नहीं देखी। चिड़िया राधिका के पास आती है और उसे बोलती है, मुझे बचा लो लड़की, एक डायन मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या सच में? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी अचानक वहाँ डायन आ जाती है। यही है वो डायन, ये बहुत बुरी है, मुझे इसे बचा लो। ए लड़की, मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो चुपचाप यहाँ से चली जा। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को तुम्हारे हवाले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, मत जा, अभी तुझे बताती हूँ। राधिका वही मौजूद बड़े बड़े पत्थर उठाती है और डायन पर हमला कर देती है। डायन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरे सर से खून आ रहा है। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद डायन वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर राधिका बहुत खुश होती है। उसके बाद चिड़िया राधिका से कहती है, मैं पक्षियों की जादुई दुनिया से आई हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी दुनिया की रानी चिड़िया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जादुई दुनिया कहाँ है? तुम मेरे पेट पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में लेकर चलूंगी। उसके बाद राधिका चिड़िया के पीठ पर बैठ जाती है और चिड़िया उसे हवा में उड़ाते हुए अपनी जादुई दुनिया तक लेकर जाती है। चिड़िया राधिका को अपने लोक की रानी चिड़िया के पास लेकर जाती है। चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया जी, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ। कौन है ये और इसे तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? इसका नाम राधिका है और ये लड़की बहुत बहादुर है। इस लड़की की वजह से आज मेरी जान बच पाई है। सच में? राधिका, तुमने मेरी लोक की चिड़िया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया रानी 2 सोने और चांदी का फूल निकालती है और राधिका से कहती है, ये दोनों फूल हमारे लोक के जादुई सोने और चांदी के फूल हैं। ये फूल 10 साल बाद उगते हैं। ये दोनों सोने और चांदी के फूल तुम किसी जंगल में जाकर लगा देना।
2 दिन बाद उस जगह पर सोने और चांदी के फूल का घर बन जाएगा। सोने के फूल के घर के अंदर से तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी के फूल के घर के अंदर तुम सुरक्षित रह सकती हो। रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। रानी चिड़िया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राधिका सोने और चांदी का फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका अपने गांव के जंगल में जाती है और दोनों सोने और चांदी के फूल को जमीन के अंदर रख देती है। इतना करके राधिका अपने घर वापस चली जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी जगह पर आती है। राधिका देखती है कि वहाँ एक सुनहरे फूल का घर बना हुआ है और साथ ही चांदी के फूल का घर बना हुआ है। राधिका सुनहरे फूल के घर के अंदर जाती है और उसे वहाँ 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं ये सारे सोने के सिक्के बाजार में बेच दिया करूँगी। मुझे ये सारे सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं अपने सौतेले भाई के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि इस चांदी के घर में रहूंगी। उसी जंगल में अंकित अपने दोस्तों के साथ घूमने आया होता है और वो राधिका को देख लेता है। अंकित राधिका के पास आता है, तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, अरे अंकित, ये तो सोने और चांदी के फूल के घर हैं और राधिका के हाथ में 10 सोने के सिक्के भी हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों सोने और चांदी के फूल के घर जादुई हैं। चल अंकित, इस सोने और चांदी के फूल के घर को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर अंकित राधिका को मारने के लिए आने ही वाला होता है। तभी राधिका भागकर चांदी के फूल के घर के अंदर चली जाती है। अंकित भी राधिका के पीछे पीछे चांदी के फूल के घर के अंदर चला जाता है। अंकित के चांदी के फूल के घर के अंदर जाते ही उसे जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अंकित की ऐसी हालत देख अंकित के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद राधिका जादुई चांदी के फूल के घर से कहती है, हे जादुई चांदी के फूल के घर, अब अंकित को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि बिजली के झटकों से इसकी मौत हो जाए। राधिका के ऐसा कहने के बाद जादुई चांदी के फूल का घर बिजली के झटके देना बंद कर देता है। ये सब देखकर अंकित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। जिन दोस्तों को मैं अपना मानता था वो तो मुझे मुसीबत में देखकर खुद भाग गए और आपने मेरी जान बचाई। मैं तो तुझे कब से समझाती थी कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ था। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगा और फिर से कभी इन लड़कों से बात नहीं करूँगा। इस तरह उस दिन से अंकित हमेशा के लिए सुधर जाता है। राधिका जादुई सोने के फूल के घर से सोने के सिक्के लेकर अपना गुजारा करती थी और गांव के गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी। राधिका के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने भाई के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।